बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। परवेज़ इलाही का केस सुनने वाले जज को अचानक भेज दिया गया है, मुल्तान बेंच उनका तबादला कर दिया गया है, और क्या ये सारा कुछ अचानक हुआ है या पहले से तय था, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अब परवेज़ इलाही केस का क्या बनेगा, चूँकि रातों रात जो जज साहब हैं उनको मुल्तान भेजने का जो काज लिस्ट मनसूख की गई है, तो अब ये केस किसके पास लगेगा उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 36 कारकुनान को रिमांड के लिए पेश किया गया था और अदालत ने, मजिस्ट्रेट की अदालत ने कमरे अदालत में उनकी हथकड़ियाँ खुलवा के उनको रिहा करने का हुक्म दिया और तगड़ा फ़ैसला जारी किया। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे फ़ैसले होते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेज़ नहीं कर सके, लेकिन मजिस्ट्रेट लेवल के जजेज़ ने ये कर दिखाया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पुलिस तफ्तीश और पुलिस के मुकदमात से मुतल्लिक और सरकारी अफसरान के तकर्रुर और तबादलों से मुतल्लिक केसेस पर समाअत हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में। उसमें भी अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वकला तहरीक आज से शुरू होने जा रही है। आज बाकायदा तौर पर लतीफ़ खोसा और एतजाज़ अहसन साहब ने वकला तहरीक का ऐलान कर दिया है, और जो पेशावर हाई कोर्ट बार के वकला का पेशावर में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें हालिया महंगाई के ख़िलाफ़ मुतल्लिक़ा जो करारदादें मंजूर की गई हैं, सरकारी अफसरान को मिलने वाली मराद को फौरी ख़त्म करने की, मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने से भी फ्री यूनिट वापस लेने, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ रखने वाले अफसरान से गाड़ियाँ वापस लेने, करप्शन में मुलव्वस मुलज़मान को करार वाकई सज़ा देने की करारदादें मंजूर हुई हैं। और वकला ने करारदादों में मुतालबा किया है कि आइनी मुद्दत के अंदर शफाफ इलेक्शन का फौरी इनेकाद करवाया जाए। वकला की खुसूसी कमेटी वज़ीर आला और गवर्नर के सामने अपनी सिफारिशात रखेगी, और साथ उन्होंने कहा कि अब हम तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, इसमें सियासी पार्टियों को भी दावत देंगे, वज़ीर आला और गवर्नर से भी मिलेंगे, अदालतों से भी रुजू करेंगे और सड़कों पर भी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि अब महंगाई आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है, और इस वजह से ज़रूरी है कि हम जो 2007 में भी वकला ने तहरीक का आगाज़ पेशावर से किया था और आज भी तहरीक का आगाज़ पेशावर से किया है, और मुल्क की बका के लिए अब वकला को बाहर निकलना होगा। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल खुशदिल खान एडवोकेट ने कहा कि IMF से जो कर्ज़ा लिया वो कहाँ खर्च हुआ, अवाम वो टैक्स भी दे रहे हैं जो उन पर वाजिब भी नहीं है। मौज़म बट एडवोकेट ने कहा कि IMF की हुक्मरानी हम नहीं मानते और ना हम अवाम पर मुसल्लत करेंगे, और वकला ने आज से तहरीक का ऐलान कर दिया है। जबकि एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से कहा गया है कि निगरान हुकूमत 90 दिन के बाद कुर्सी से चिमट गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जो निगरान हुकूमतें हैं उनकी जानिब से कहा गया कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, जिससे अनारकी फैल गई है, और अब तो हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी नहीं माने जा रहे। मुल्क को बेआइन तरीके से चलाया जा रहा है और चेयर टेकर दौरे हुकूमत में रक़्स बिस्मिल जारी है। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, बेरोज़गारी अरूज पर है, महंगी तरीन अशियाए खुर्दनोश में भी दस्तरस से दूर हैं, मुल्क की मईशत तबाही के धाने पर है। वकला मौजूदा सूरत हाल में कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हो गए हैं। एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से कहा गया कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख़ आइनी तकाज़ा है। 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वकला कन्वेंशन बुलाया गया है। सब जमातों को इंतखाबात में यकसा मौक़े मिलना चाहिए। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि जो कुछ इमरान खान के साथ किया जा रहा है और जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया है, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि पेशावर से वकला तहरीक शुरू कर दी गई है, और 7 सितंबर को तमाम सियासी जमातों को भी और तमाम मजहबी जमातों को भी हम इनवाइट करते हैं, दावत देते हैं कि वकला तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है 7 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उस सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से वकला कन्वेंशन है उसमें शिरकत करें और वहाँ से तहरीक को आगे चलाया जाएगा। और उन्होंने ऐलान किया है कि पेशावर से तहरीक शुरू हो गई है और अब यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी जैसे लोग जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनकी जानिब से भी ये बात की गई है कि वकला सड़कों पर आने वाले हैं और इतनी बड़ी तहरीक चलने जा रही है कि 2007 की जो वकला तहरीक थी वो भूल जाएगी, क्योंकि अब महंगाई ने और लाकानूनीत ने और बेआइनियत ने वकला को मजबूर कर दिया है कि वो सड़कों पर निकलें। एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की है कि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ जो केस है और उसमें उनकी जो मिलिट्री कस्टडी दी गई है, आर्मी की हैंड ओवर किया गया है, हिरासत में दिया गया है और मिलिट्री ट्रायल
اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کی گئی ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ میں سینئر صحافی ہوں، میرے بیٹے کے ساتھ ان کو آئین کے مطابق ڈیل نہیں کیا جا رہا، میری ملاقات تک نہیں ہونے دی جا رہی۔ جب ہمارے آئین میں آرمی عدالتوں کا کنسیپٹ نہیں ہے یا آرمی حراست کا کنسیپٹ نہیں ہے تو میرے بیٹے کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو حراست میں رکھا گیا ہے اور جو ان کا آرمی ٹرائل ہے اس کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ درخواست بھی ان درخواستوں کے ساتھ جو پہلے آرمی عدالتوں سے متعلق کیسز پینڈنگ پڑے ہیں انہی میں چلی جائے گی، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم نے ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواست ضمانت لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ وفاق کو، نیب کو، ایف آئی اے کو اور دیگر کو فریق بنایا ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان کی اہلیہ ہوں، میرے شوہر کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بشرا بیگم نے کہا کہ نیب، ایف آئی اے، پنجاب پولیس سمیت دیگر اداروں نے بے بنیاد اور خلاف قانون مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ شوہر کے بعد اب مجھے بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بشرا بیگم نے کہا کہ جون 2022 سے پہلے میرے خلاف کوئی مقدمہ یا انکوائری زیر التوا نہیں تھی۔ مجھے جون 2022 سے لے کے اب تک درج خفیہ مقدمات، انکوائری، انویسٹیگیشن کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ عدالت مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے تک کسی بھی مقدمہ میں گرفتار کرنے سے روکے، اور یہ کل ڈویژن بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا۔ بشرا بیگم کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقرریوں اور تبادلوں سے متعلق اہم کیس کی سماعت ہوئی۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ تقرریوں اور تبادلوں کے معاملات میں ٹرائبونل یا عدالت کی مداخلت انتظامیہ کے دائرہ کار میں تجاوز کرنا ہے، اور یہ آئین میں بیان کیے گئے اختیارات کی تقسیم کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ فیصلہ بینچ کے رکن اطہر من اللہ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملازمت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سرکاری اہلکار کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تبادلہ کرنا انتظامیہ کی متعلقہ اتھارٹیز کا اختیار ہے، اور ماسوائے غیر معمولی حالات کے عمل میں مداخلت کرنا درست نہیں تا وقت کے ملازمت کی شرائط و ضوابط متاثر ہو رہی ہوں۔ کیس کی تفصیل کے مطابق پرنسپل لورا لائی میڈیکل کالج ڈاکٹر شمس اللہ بازدئی کو تبدیل کر کے بولان میڈیکل کالج کے ڈپارٹمنٹ آف اپتھالمالوجی میں پروفیسر کی پوسٹ پر تعینات کیا گیا، جبکہ کیس کے مدعی کو لورا لائی کالج کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر شمس اللہ بازدئی نے فیصلے کے خلاف محکمانہ اپیل کی جو مسترد ہو گئی اس پر انہوں نے بلوچستان سروس ٹرائبونل سے رجوع کیا، ان کی اپیل منظور ہو گئی۔ تاہم سپریم کورٹ نے ٹرائبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اپنی من پسند کی جگہ پر تقرر یا تبادلے یا وہاں ملازمت جاری رکھنے کا مطالبہ کرنا سرکاری ملازم کا غیر مشروط حق نہیں ہے۔ تقرر اور تبادلہ مخصوص عرصہ ملازمت یا متعلقہ اتھارٹی کی خوشنودی پر منحصر ہے۔ تقرر اور تبادلے سے متعلق فیصلے جوڈیشل اسکروٹنی میں ہرگز نہیں آنے چاہیے تا وقت کہ کسی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہو، اور اس طریقے سے عدالت نے کہا ہے کہ جو تقرریاں ہیں یا تبادلے ہیں اس میں عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، یہ انتظامیہ کا اختیار ہے، انتظامیہ جانے اور وہ جانے۔ دوسری جانب پولیس کی ناقص تفتیش کے حوالے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے ریمارکس دیے کہ پولیس ذمہ داری ادا نہیں کر رہی، ناقص تفتیش مسائل پیدا کر رہی ہے۔ شیخو پورہ میں اکبر نامی شخص کے قتل کیس کی سماعت ہوئی، جس کی سماعت جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کی۔ عدالت نے ملزم سانول یوسف کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا۔ دوران سماعت جسٹس مظاہر نقوی نے ناقص تفتیش پر آر پی او اور ڈی پی او شیخو پورہ کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی ناقص تفتیش لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے، پولیس اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، پولیس نے مرضی سے نہیں قانون کے مطابق تفتیش کرنی ہوتی ہے۔ قتل کا مقدمہ کسی کی جان لی گئی ہے، اور آر پی او بابر سرفراز نے عدالت کو بتایا کہ ناقص تفتیش پر تفتیشی افسر کو شو کاز نوٹس پر وضاحت مانگی ہے، جس پر جمال مندوخیل نے کہا کہ تفتیشی نے ملزم کے بیان پر اس کو کیسے بے گناہ کر دیا۔ جسٹس مظاہر نے آئی او آر ایف سے مکالمہ کرتے ہوئے استفسار کیا کہ ملزم کو بے گناہ کس کے کہنے پر کیا، جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ڈی ایس پی فیروز والا میاں شفقت کے کہنے پر رپورٹ لکھی، اور اس پر پھر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ پولیس والوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے، اور فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ان سارے معاملے پر جو ہے وہ فیصلہ جاری کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ پرانا مقدمہ تھا۔ تھانہ نصیر آباد نے ان کارکنان کی عمران خان کے موٹر وے استقبال کے ایک پرانے مقدمے میں گرفتاری ڈالی تھی۔ بیسیکلی ان کو 36 لاپتہ کارکنان کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے 36 کارکنان تھے جن کو لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے ان کی نظر بندی کے احکامات کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اڈیالہ جیل سے یہ رہا ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ غائب ہو گئے تھے۔
तहरीक इंसाफ के 36 कारकुनान नज़रबंदी ख़त्म होने पर अडयाला जेल से रिहा हुए थे, ताहम उन्हें लापता कर दिया गया था। पुलिस ने नज़रबंदी ख़त्म होने पर उन्हें अडयाला जेल से गुजरात जेल भेज दिया था। हाई कोर्ट के दोबारा नोटिस पर तमाम 36 कारकुनान को वापस लाके थाना नसीराबाद हंगामा आरई केस में गिरफ्तारी डाल दी। सिविल जज सदाकत अली ने आज पुलिस की जुडिशल रिमांड देने की दरखास्तें मुस्तरद करके मुलजमान की ज़मानतें मंजूर कर लीं और 36 मुलजमान को 30-30 हज़ार रुपये के ज़मानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड और जुडिशल रिमांड देने की दोनों दरखास्तें मुस्तरद कर दी और पुलिस को अभी हथकड़ियाँ खोलकर तमाम कारकुनान को रिहा करने और उन्हें दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। अगर एक मजिस्ट्रेट के पास इतनी पावर है कि जो काम लाहौर हाई कोर्ट ना कर सकी और लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात को आगे पीछे करते रहे, वो काम एक मजिस्ट्रेट ने कर दिया। अपने सामने हथकड़ी खुलवाई, अपने सामने उनको कहा कि इनको रिहा करें और साथ ऑर्डर में लिखा कि इनको किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना और इनको फिलफौर रिहा किया जाए, और अदालत के कहने पर फिर उनको रिहा किया गया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में चूँकि सुबह एक समाअत होने जा रही है और वो है परवेज़ इलाही केस की। अब परवेज़ इलाही केस था जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के पास। 30 अगस्त को ही रोस्टर जारी हो गया था, जिसके मुताबिक 5 सितंबर से जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने मुल्तान बेंच में तशरीफ़ ले जाना था और वो 5 सितंबर से 28 अक्टूबर तक उनकी ड्यूटी है मुल्तान बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में। अब चूंकि आज ये सारी डेवलपमेंट हुई और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब को पता था कि मैंने कल मुल्तान बेंच में चले जाना है, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने हुक्मनामा जारी किया और उस हुक्मनामे में कल 5 सितंबर की तारीख़ रखी कि आपने लाहौर हाई कोर्ट में उनको पेश करना है। इसका मतलब यह है कि जब जज साहब के नॉलेज में था कि मैंने नहीं होना, उसके बावजूद जब उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया तो वो इस बात को बेहतर बखूबी जानते थे कि ये केस किसी और बेंच के सामने लग जाएगा। अब जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब की जो कॉज लिस्ट थी वो कैंसिल कर दी गई, परवेज़ इलाही केस का कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। अब एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि आया परवेज़ इलाही के केस पर कल समाअत होती है या नहीं होती। मुझे जितना एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट्स का, चूँकि तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि कल आपने पेश करना है, तो वो हर सूरत पाबंद हैं कल लाहौर हाई कोर्ट उनको लेके आने के, भले वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के सामने क्यों ना पेश करें। अब उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट सुबह सवेरे किसी और बेंच में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर देगी, इस फाइल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो ये कहा जा रहा है कि उस जज को अचानक तब्दील कर दिया गया है, ये अचानक नहीं था, ये पहले से तय था। 30 अक्टूबर से ये रोस्टर जारी हो गया, तो उस वक्त नहीं पता था कि परवेज़ इलाही का ये सारा मामला बनेगा। और अब जब जज साहब जिस जज को पता था कि मैं जा रहा हूँ और उसके बावजूद उन्होंने ऐसा फ़ैसला दिया है, तो उसका मतलब है उनके नॉलेज में था कि ये किसी और बेंच के जो अवेलेबल बेंच होगा उसके सामने लग जाएगा। अब देखते हैं कि सुबह इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।